सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, दिस इज हर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, उसका लेक्चर नंबर 7। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने मोटा मोटा क्या देख लिया, वी हैव सीन द चार्जेस। ठीक है, हम लोगों ने जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन हमने देखी थी, विच इज़ व्हेन यू रब अ क्लॉथ विद द एम्बर, सो हाउ द क्लॉथ इज बीन अट्रैक्टिंग द एम्बर लाइट पीसेस, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू डिफाइन वन एंटिटी विच इज़ कॉल्ड द चार्जेस। ठीक है, चार्जेस देख लिया हमने, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। वी हैव सीन 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्जेस: क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, एंड द थर्ड वन इज आर कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस। ठीक है, देन उस चार्जेस के स्टेशनरी चार्जेस की वजह से वी हैव सीन द इफेक्ट्स ऑफ दैट स्टेशनरी चार्जेस। सबसे पहले हमने इफेक्ट देखा फोर्स का। ठीक है, तो उसको क्वांटिफाई हमने किया था कूलम्स लॉ से। ठीक है, फिर फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था, दैट इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम, इनेट प्रॉब्लम थी उसमें कम्युनिकेशन की, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग किया है फील्ड व्यू। ठीक है, कि कोई भी एक चार्ज होता है वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, देन उस फील्ड के अंदर जो भी मेरे से कोई और चार्ज आता है, दैट इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस द फोर्स। ठीक है, सो दैट कॉन्सेप्ट, द फील्ड कॉन्सेप्ट वी हैव built up over the because of the communication problem that we were having in the Coulomb's law. ठीक है, then after that we have seen electric field lines. Field lines is nothing but is a visual representation of our electric field. ठीक है, then उसके बाद we have seen कि उस field lines को quantify करने के लिए we have seen the concept of Gauss law, फ्लक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया आपका परपेंडिकुलर टू द एरिया, कितनी फील्ड लाइंस आपकी क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो दैट कॉन्सेप्ट वी हैव बिल्ड अप विद द फ्लक्स, जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमने एक थ्योरम बिल्डअप करी, गॉस थ्योरम, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से पास ऑन जो कर रही है, दैट इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज इनसाइड दैट क्लोज बॉडी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ऑफ दैट क्लोज बॉडी। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। और से साथ हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डाइपोल का। डाइपोल में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, विच इज़ यूजुअली द नॉर्मल मैटर हमारा बिकॉज न्यूट्रल होता है, तो हमारा बट उसके देर इज़ नो मैटर न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज जीरो होता है, बट देर इज़ नॉट जीरो इफेक्ट्स। उसके जो इफेक्ट्स होते हैं दैट इज़ नॉट जीरो। ठीक है, चार्ज में भी जीरो बट द इफेक्ट्स आर नॉट जीरो, सो दैट इफेक्ट वी हैव स्टडीड। तो हमने वी हैव सीन द डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, एंड व्हेन वी प्लेस अ डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने देखा था कि व्हाट इज़ द टॉर्क, हाउ द डाइपोल इज गोइंग टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। ठीक है, दैट वी हैव सीन, राइट। So that is all we have seen in the lecture number, that is all we have seen in our chapter electric charges and field. आज का जो lecture है we are going to see the exercises. ठीक है, so exercises देखते हैं आप। सो इसमें एक्सरसाइजेस में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में द क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, अभी तक आपने अगर पार्ट 1 देख लिया हमारा एनसीईआरटी का, तो उसके अंदर हमने मैकेनिक्स का मेजर पोर्शन पढ़ा है अप टू द सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन तक का। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हमारे अच्छे क्वेश्चन हैं। इवन दोज क्वेश्चंस विल टेक यू अप टू द जेईई मेंस लेवल प्रैक्टिस। ठीक है, बट इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। एक आध क्वेश्चन हमारा इन द एडिशनल एक्सरसाइजेस में है, बाकी काफ़ी बेस लेवल क्वेश्चंस है। ठीक है, सो जल्दी हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। सो इसमें क्या कह रहे हैं मेरा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस सेपरेटेड इन द एयर। ठीक है, एयर के अंदर सेपरेटेड है, एयर के अंदर आपका एप्सिलॉन जो होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट, जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज योर 1। ठीक है, तो दे आर सेपरेटेड इन द एयर। अगर ये एयर की जगह कुछ और होता तो आपकी फोर्स विल बी रिड्यूस। ठीक है, सो आपके ये दो चार्जेस हैं, दे आर बीन सेपरेटेड बाय द दे आर सेपरेटेड 0.3 मीटर। ठीक है, जस्ट कन्वर्ट देम इनटू द एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना। ये मेरा 3 into 10 to the power minus 7 coulomb, this is 2 into 10 to the power minus 7. तो we'll apply the Coulomb's law अप्लाई किया, force is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught, q1 q2 divided by r square, 1 divided by 4 pi epsilon naught आपने 9 into 10 to the power 9, ये आपको चार्ज दे दिया 3 into 2 6 into 10 to the power minus 14 divided by this you convert it into your meter. ठीक है, this you convert it into your meter, फाइनली आपके पास जो फोर्स आ जाएगी 6 into 10 to the power minus 4 minus 7 न्यूटन। ठीक है, सेकेंड है आपका द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉल स्फेयर charge is 0.4 on the small sphere of the charge this due to another sphere it is this. ठीक है, तो मेरे पास 2 स्फेयर दे रखे हैं। ठीक है, और मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रखी है, ये मेरा 0.4 माइक्रो कूलम है, ये मेरा 0.8
8 माइनस 0.8 माइक्रोकूलम है। तो इसके ऊपर मेरे को फोर्स दे रखी है, ऑब्वियसली इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, वो दे रखी है 0.2 न्यूटन, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होगी दिस डायरेक्शन। अब मेरे को पूछा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो मेरे को आर पूछा हुआ है, ठीक है, तो वी कैन सिंपली अप्लाई द कूलम्स लॉ टू गेट द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। सेकंड में वैसे पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर टू द फर्स्ट, तो इसके ऊपर भी बिकॉज हमारी ये फोर्सेस होंगी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होंगी, तो इस पे जो फोर्स लगी हुई है दैट विल बी द सेम फोर्स 0.2 न्यूटन, बट इसकी डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ माई फर्स्ट वन, ठीक है। तो हम आर निकाल लेते हैं विद अप्लाइंग द न्यूटन्स, अप्लाइंग द कूलम्स लॉ। तो आर हमारा हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई एफ, एफ हमारा यहाँ पे होता है, इसको इधर लेगा, ठीक है। नाउ यू डायरेक्टली पुट द वैल्यूज, के की वैल्यू आपने डाल दी, की Q1 की Q2 की वैल्यू डाल दी, डिवाइडेड बाई एफ आपको दे रखा है। तो वंस यू पुट इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर आर, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 140 आर स्क्वायर आ जाएगा 144 इंटू 10⁴, इसका रूट लेंगे आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 एंड देन दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर इज योर आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट है चेक द रेशियो ऑफ के स्क्वायर बाई दिस इज डायमेंशनलेस, ठीक है। पहले हमें ये चेक करना है इसका रेशियो, ये दोनों का रेशियो डायमेंशनलेस है। देन वी हैव टू सी लुक अप द टेबल फॉर द फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो एंड व्हाट दिस रेशियो सिग्निफाइज, ठीक है। तो बेसिकली ये रेशियो क्या है आपका, ये कूलम फोर्स दिखा रहा है। कूलम फोर्स क्या होता है, के ई स्क्वायर, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कितना मेरा हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड इज माई सो इसके अंदर हमारा दिखा रहा है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, नॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, अगर मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ये है एंड 1 प्रोटॉन ये है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बिन गिवन बाय के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इसके इन दोनों के बीच में मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिन गिवन बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर लेगा, इसको इधर लगे, तो अब ये आपका एफ सी इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और ये भी आपका एफ सी इंटू आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करूंगा तो फोर्स से फोर्स कैंसिल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट, तो दिस एंटिटी कम्स आउट टू बी डायमेंशनलेस, ठीक है। ये मेरी एंटिटी डायमेंशनलेस आ जाएगी। नाउ वील पुट अप दिस वैल्यूज, हम लोग के की वैल्यू डालते हैं, ई स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं, जी एम पी की वैल्यू डालते हैं, वी विल सी व्हाट इज दिस रेशियो, वैल्यू ऑफ दिस रेशियो कमिंग आउट, ठीक है। वी हैव पुट द वैल्यूज हेयर, वी हैव पुट द वैल्यूज हेयर, के ई स्क्वायर, के की वैल्यू डाल दी, ई स्क्वायर की वैल्यू डाल दी अपने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर, जी की वैल्यू डाल दी, एंड दिस इज द मास ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ योर प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डाल दिया। नाउ वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁻39, तो दैट शोज के हाउ मच बिग इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन योर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारा ये दिखाता है कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बेसिकली इसमें जो आ रही है हमारी 10⁻39 10⁻39, इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ रहा है 10⁻39, बट बेसिकली हमारी जो दिस इज शोइंग के आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी बड़ी होती है फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो इट इज कमिंग 10⁻39, ठीक है। नेक्स्ट इज explain the meaning of the statement electric charge on the body is quantized, और second है why one can ignore the quantization of the electric charge when dealing with the macroscopic particles with the macroscopic that is charge on the larger scales, ठीक है। so first thing is कि what is the meaning of the quantization का मतलब हो गया कि आपका एक minimum that योर चार्ज होता है आपका दैट इज n इंटू ई, तो उसका मिनिमम जो वैल्यू होगा 1 होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा उसका e होगा, एंड द चार्ज इज बिन इंक्रीज स्टेप वाइज, ठीक है। 1e 2e 3e 4e 5e 6e इस तरीके से आपका स्टेप वाइज इंक्रीज करेगा n की वैल्यू, ठीक है। देन द चार्ज इज इक्वल टू ne, ठीक है। सो आपका अगर चार्ज 3e है तो 1 2 3, तो इट इज इंक्रीजिंग द स्टेप वाइज। अगर यहाँ पे n की वैल्यू मैं कर दूँ 10⁻12, ठीक है, तो ये स्टेप कितना छोटा हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे स्टेप हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे, तो वी कैन से इट इज गोइंग टू बी द कंटिन्यूअस वन। अगर आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे तो ये इसको मैं किस तरीके से, अगर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दूं मैं, तो ये अगर मेरे 3 स्टेप्स हैं दैट इज 1e 2e 3e, ठीक है, तो इन तीनों को तो मैं स्टेप वाइज ऐसे लिख सकता हूँ, तो आई कैन शो इट इन द डिस्क्रीट मैनर विच इज़ माई क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि दैट इज बीन विद आपकी मिनिमम क्वांटिटी है और जो नेक्स्ट क्वांटिटी विल बी द इंटीजर, ठीक है, प्लस और माइनस इंटीजर, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर क्वांटाइजेशन। तो आपका चार्ज ऑन द बॉडी इट इज़ नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, जैसे 2/3e और 2/3.66 ऐसे, दिस यू विल नॉट गेट दिस वैल्यू, यू विल ओनली गेट द इंटीजर वैल्यू 1e -1e 2e -2e लाइक दिस, बट
इट इज़ ऑलवेज इन द इंटीजर ऑफ ई, ठीक है। नाउ अगर आपके पास छोटी वैल्यू दे रखी है, 2e दे रखी है, 5e दे रखी है, तो यू कैन रिप्रेजेंट इन द स्टेप 1e 2e 3e 4e 5e, यू कैन रिप्रेजेंट इन द स्टेप। बट आपके पास अगर ये नंबर जो है दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, जब क्वांटाइजेशन हम इग्नोर कर देते हैं व्हेन यू हैव द मैक्रोस्कोपिक, जब आपके लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। अगर आप देखो 1 कूलम में ही आपके पास ऑलमोस्ट 1 कूलम के अंदर ही आपके पास अगर चार्ज लूँ मैं, तो यहाँ पे आपका n विल कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो अपने 6 इंटू 10 टू द पावर 18 के अराउंड नंबर आ जाएगा। सो दिस नंबर इज क्वाइट हाई, 1 कूलम के अंदर मेरे इतने सारे n आ जाएगा, दिस n विल बी क्वाइट मच। तो ये आप देखोगे ना, छोटा छोटा स्टेप बनेगा, एंड दिस छोटा स्टेप 10 टू द पावर 12 अगर मैं देखूँ, इट विल शो लाइक अ कंटिन्यूस कर्व, ठीक है, कंटिन्यूस कर्व दिखाई देगा, इट विल नॉट बी डिस्क्रीट कर्व, ठीक है। सो दैट्स वाई when because the number n is very high, so n is very high, when you have the enormous number of discrete units, then you can say it will convert into a continuous, ठीक है, we can represent it in a continuous manner, ठीक है। Like it is expressing in the same example, for instance एक analogy, if your bag contains grain, ठीक है, आपके बैग में राइस ग्रेन है, ठीक है, you can represent it like a 1 kg, ठीक है, and 1 kg because the number of grains are quite high, ठीक है, number of grains are quite high, so you can represent them in the quantized manner 1 kg, और you should उसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते कि नंबर ऑफ ग्रेन, सपोज नंबर ऑफ ग्रेन्स इज 10 टू द पावर 25 ग्रेन्स है, इंटू यहाँ पे आप 10 टू द पावर 20 ग्रेन्स है, इंटू हर ग्रेन का मास लिख के बैठूँ, देन सो इसका भी अगर मैं करूँगा तो 10 टू द पावर 20 नंबर, जो नंबर ऑफ ग्रेन्स है इट इज़ वेरी हाई, तो जो मेरा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट इज़ अगेन अ क्वांटाइज्ड, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ इंटीजर वैल्यू आएगी मेरी, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन से कि वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन व्हेन वी आर सीइंग इन अ मैक्रो स्केल, ठीक है। माइक्रो स्केल पे यू हैव टू कंसिडर जबकि नंबर बहुत कम है, 1 चार्ज 2 चार्ज 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट विच इज़ रियरली द केस, ठीक है। नेक्स्ट है when a glass rod is rubbed with a silk cloth, the charges appear on both, ठीक है। Similar phenomena has been observed with many other pair of the bodies. Explain this observation and consistent with the law of conservation of charge. तो basically जब आप when you rub a glass rod, ठीक है, when you rub a glass rod with the cloth के साथ आप रब करते हो, ठीक है, so because of the friction क्या होता है कि जो भी मेरे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट गॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। सपोज इसके ऊपर एक्सेस, तो दैट डिपेंड्स अपॉन के जो मेरा में इंसुलेटेड मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, किसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है, इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों के पास मेरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बट व्हेन आफ्टर द फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, लूज हो जाते हैं, तो जिसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। सपोज मेरे ग्लास रॉड से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, तो मेरे क्लॉथ की ज़्यादा मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो इसके पास नेगेटिव आएगा, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, दैट क्रिएटेड अ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मेरा 10 इलेक्ट्रॉन इधर गए होंगे तो मेरे 10 पॉजिटिव चार्ज इधर क्रिएट हो गए होंगे, ठीक है, 10 पॉजिटिव चार्ज। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ दोनों का चार्ज, नेट चार्ज इट्स इज स्टिल 0, नेट चार्ज मेरा, इफ विल सी नेट चार्ज इट इज स्टिल कंजर्व विच इज़ माई 0, ठीक है, डिस्पाइट माई इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, ठीक है। इंडिविजुअल बॉडी पे देखा मैंने, द बॉडी गॉट चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, -10 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गई, एंड दिस बॉडी विच इज़ गिवन दैट 10 इलेक्ट्रॉन, दिस बॉडी इज बिन चार्ज विद +10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। So that is the concept of that is just our electron got transferred, ठीक है, electron got transferred and the one body जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रही है उसके ऊपर एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो दूसरी बॉडी है उसके ऊपर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बट मेरा ओवरऑल चार्ज होगा द नेट चार्ज विल बी स्टिल बी कंजर्व, ठीक है, ओवरऑल चार्ज मेरा कंजर्व रहेगा, ठीक है। सो अगर ओवरऑल आपका चार्ज 0 है पहले, देन फाइनली इट विल बी 0, चार्ज ओनली ट्रांसफर, इट डिपेंड्स, चार्ज ट्रांसफर किस पे होता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन लूज होने लगते हैं, एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जिसकी ज़्यादा एफिनिटी है वो अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा मेरा पॉजिटिव हो जाता है, जो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन और जो गेन करता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ओवरऑल मेरा जो चार्ज अगर इनिशियली 0 है, फाइनली इट विल ऑल्सो बी 0, ठीक है। सो दिस फिनोमेना इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जब भी मैंने रब किया तो वन बॉडी रिलीज द इलेक्ट्रॉन, अदर बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से जो इनिशियल मेरा चार्ज था 0, फाइनल विल ऑल्सो बी मेंटेन 0, राइट। नेक्स्ट है 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर ऑफ द स्फीयर पे लोकेटेड है मेरे चारों चार्जेस, साइड मेरे को दे रखी है, ठीक है। तो ये मेरा 2 हो गया, -5 2 -5 इस तरीके से रखा है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज
1 कूलम विच इज़ बीन प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है। इस पर जो सेंटर पे रखा हुआ है इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर मेरा व्हाट इज़ द फोर्स हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी कूलम्स फोर्स लगा दो तो दैट इज़ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूँ सेंटर पर रखा है दिस आर ऑल फोर्स सेम, ठीक है। इन चारों का R इज सेम, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ फोर्स कितनी आ जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो यहाँ पे K कांस्टेंट है R कांस्टेंट है। नाउ इट डिपेंड्स फोर्स डिपेंड अपॉन Q1 एंड Q2, ठीक है। अब मैं इस पर देखूँ इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा इन दिस डायरेक्शन, और इस माइनस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स किस लगेगा इस डायरेक्शन। नाउ इन दोनों के ऊपर अगर मैं देखूँ Q1 Q2 विल ऑल्सो भी सेम, ठीक है। Q1 Q2 दोनों का सेम होगा बिकॉज 1 × 5 1 × 5, तो यहाँ पे भी मेरा फोर्स दोनों की सेम आएगी, दिस फोर्स विल बी इक्वल, ठीक है। सेम वे अगर मैं इन दोनों की देखूँ तो यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 2 का है, तो 1 × 2 आ जाएगा मेरा, इधर भी मेरा बिकॉज R इज सेम इन बोथ, तो मेरी इसके ऊपर जो फोर्स आएगी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन, रिपल्शन होगा। सेम वे ये मेरा 2 है प्लस और यहाँ पे मेरा +1 है, इसके ऊपर रिपल्शन होगा, तो अगेन दिस फोर्सेज आर सेम, ठीक है। अगेन दिस फोर्सेज आर सेम, तो मैं देखूंगा मेरा नेट जो फोर्सेस आएगी ऑन दिस कम्स आउट टू बी 0, नेट फोर्स ऑन दिस कम्स आउट टू बी 0। अगर मेरा चार्ज यहाँ सेंटर से कहीं इधर उधर होता देन देयर विल बी नेट फोर्स ऑन टू इट, बिकॉज ये सेंटर पे है जिसकी वजह से मेरा R इज सेम फॉर ऑल, ठीक है। चारों साइड का मेरा R सेम है। एंड अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरीके से होता कि मेरी नेट फोर्स 0 नहीं होती, नेट फोर्स कैन नॉट बी जीरो, अगर इस तरीके से भी मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बट हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। अगर आपका यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे -5, यहाँ पे -5 इस तरीके से दिया होता देन यू वुड नॉट बी हैविंग द 0, बिकॉज यहाँ पे क्या होता आपका इधर पुश करेगा इसको और ये +2 भी इधर पुश करेगा, ठीक है। सेम वे प्लस ये आपको +2 इधर पुश करेगा और ये भी इधर पुश करेगा, तो आपका नेट फोर्स मेरी नीचे साइड में आ जाती है, ठीक है। दिस इज द नेट फोर्स अगर इस तरीके से आपका होता, ठीक है। सो इट डिपेंड हमारे को जिस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, तो इस केस में वी विल सी इसके ऊपर जो नेट फोर्स कम्स आउट टू बी 0, सो द चार्ज पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट है an electrostatic field line is a continuous curve, that is the field line cannot have the sudden breaks and why not, ठीक है। तो हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इट विल गो अप टू द इन्फिनिटी, ठीक है। इट विल गो अप टू द इन्फिनिटी, जो हमारी जो लाइन होती है इट विल गो अप टू द इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें कोई सडन ब्रेक नहीं होता, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एकदम ब्रेक होके देन सो इस तरीके से नहीं होता आपका ये, इट विल गो अप टू द इन्फिनिटी तक जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बाद ब्रेक होके फिर से लाइन चार्ज हो गई, यहाँ के बाद ब्रेक होके यहाँ पे चार्ज हो गई। जो भी मेरी लाइन होती है, लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं, दैट विल इधर एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज और इट विल गो अप टू द इन्फिनिटी, अगर मेरी पॉजिटिव से निकल रही है। तो यहाँ पे अगर फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे ब्रेक हो रही है तो यहाँ पे अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूँ तो यहाँ पे तो फोर्स होनी नहीं चाहिए उस चार्ज पे, बट ऐसा नहीं होता। हमारा कूलम फोर्स विल ऑलवेज बी देयर। कूलम फोर्स क्या बोलते हैं मेरी K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर मेरा यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे कूलम फोर्स तो आएगी, ठीक है। कूलम फोर्स तो 0 नहीं होगी, बट यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी ब्रेक हो रही है तो आपकी तो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे फोर्स होनी नहीं चाहिए, सो दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म, तो ठीक है। सो मेरा जो कोई भी फील्ड लाइन्स होती है दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता। जैसे पॉजिटिव से इधर अगर यहाँ पे कोई मेरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा देन दिस फोर्सेज विल बी गोइंग इनटू द नेगेटिव चार्जेस, तब ये फोर्सेस मेरी नेगेटिव चार्जेस में चली जाएंगे और इधर इट विल गो टू द इन्फिनिटी और इनटू द नेगेटिव चार्जेस, बट इट विल नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है। इसमें कोई सडन ब्रेक्स नहीं आते। एंड नाउ द सेकंड थिंग इज एक्सप्लेन व्हाई द टू लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट द पॉइंट। सो नेवर क्रॉसिंग, अगर दो लाइन मेरी क्रॉस कर रही है तो इस पॉइंट पे मेरे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ जाएंगे, तो 1 point 2 इलेक्ट्रिक फील्ड does not make a sense, so that's why the electric field lines never intersect each other. नेक्स्ट है 2 point charges. 2 point charges QA, ये हमारे को दे रखा है, ये दे रखा है QB, are located at 20 centimeter apart in the vacuum. Located at 20 centimeter apart in the vacuum. What is the electric field at midpoint of O? Electric field at midpoint of O of the line joining AB of 2 charges. तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है 2 point charges, एक ये दे रखा है 3, एक ये दे रखा है -3. They are located at 20 centimeter पे located है. What is the electric field at the midpoint of O of the line joining AB of 2 charges? मेरे को midpoint पे electric field निकालना है, तो इसकी वजह से electric field will be in this direction, इसकी वजह से electric field will be in this direction, दोनों electric field मेरे add up हो जाएंगे. Net electric field will be, तो इसकी वजह से electric field will be Q ये है आपका KQ डिवाइड बाय R आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज योर हाफ ऑफ इट 10, ठीक है। तो आपके दोनों फील्ड एड अप हो जाएंगे, तो 2 times ऑफ योर Q ये आ गया आपका डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस इसका हाफ हो जाएगा डिवाइड बाय 0.1 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 5.4 × 10⁻⁻⁶ और इसके ऊपर डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अलोंग द OB, राइट। नेक्स्ट है
If a negative test charge of magnitude this much has been placed at this point, what is the force experience? अगर मेरा negative test charge यहाँ पे मैंने रख दिया, so what will be the force experience? आपके पास net electric field will be in this direction, negative test charge है तो इसके बाद force will be in this direction, ठीक है. So जो force होगी that is nothing but q times of E, but direction of force will be opposite to the electric field because my test charge is negative, ठीक है. So direction of the force will be in this direction. अगर ये A है, ये B है और ये point मेरा O है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अलॉन्ग द OA डायरेक्शन, और जो मेरा फोर्स होगी दैट इज q टाइम्स ऑफ E. q आपको अपने वी हैव कैलकुलेटेड q का है हमारा, ये दिस इज आर q एंड दिस इज आर E, तो मल्टीप्लाई करो यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है. तो आप देखोगे इसमें हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली क्वेश्चंस जो आए हुए हैं कोई ज़्यादा मतलब कंसेप्चुअली इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं है, बट ओवरऑल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस है, कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है हमारे इसमें. नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ये दे रखा है एंड दिस इज द अदर चार्ज, ठीक है. लोकेटेड एट पॉइंट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टोटल चार्ज? ऑब्वियसली इफ वी सी दीज टू चार्जेस, प्लस है माइनस है, टोटल चार्ज विल बी जीरो ऑब्वियसली, ठीक है. देन वी हैव टू फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सो ये मेरे Z पे है, तो ये +15 पे यहाँ पे रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये -15 पे मेरा नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है. तो इन दोनों के बीच में जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 30, ठीक है. 30 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 30 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इस पर चार्ज जो होगा Q, ठीक है. Q इंटू 30 कर दो, 0.30 कर दो, दैट इज योर डाइपोल मोमेंट. यहाँ से आपका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है. Q हमारे को दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 0.0, दैट इज योर डाइपोल मोमेंट. और आपका जो डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ योर direction of the dipole moment from this is the direction negative to positive. No, direction of the dipole moment will be this. ठीक है, ये सही कर लेना, डायरेक्शन विल बी दिस डायरेक्शन ओनली. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर डाइपोल, ठीक है. नेगेटिव से पॉजिटिव विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर डाइपोल. यहाँ पे ओके, बेसिकली हमारे को नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दे रखा है, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल विल बी लाइक दिस ओनली. सो जस्ट अ सेकेंड, बेसिकली हमारे यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज दे रखा है. सो दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज ऑन द नेगेटिव एंड दिस इज माय नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल यही होगी, ठीक है. ऊपर से नेगेटिव से पॉजिटिव ही होगी मेरी, बट यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन इज बीन मेंशन दिस, ठीक है. तो डायरेक्शन विल बी माइनस के डायरेक्शन और आपका ये वैल्यू विल बी दिस वन, ठीक है. सो डायरेक्शन हमारी ठीक थी, बट इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है. An electric dipole with the dipole moment 4 × 10⁻⁹ is aligned at 30 डिग्री. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरे को दे रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट ये है, ठीक है. इलेक्ट्रिक डाइपोल ये मेरे को दे रखा है -q + q, और मेरे को दे रखा है इट इज़ बीन अलाइंड विद एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो मेरी टेंडेंसी क्या होती है डाइपोल की, टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. सो इस पर टॉर्क अगर हमें निकालनी है, टॉर्क इज नथिंग बट P × E, ठीक है. P और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा PE sin थीटा हो जाएगा, और डायरेक्शन विल बी -k हो जाएगी, ठीक है. तो इसमें हमारे को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क निकालना है, दैट इज नथिंग बट PE sin थीटा, और इसमें जो एंगल है दैट इज बीन गिवन टू अस, द एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है. द एंगल इज बीन गिवन, विल पुट द वैल्यू PE sin थीटा. P आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁹, और आपको मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 5 × 10⁴, sin थीटा वैल्यू डाल दो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है. और जो डायरेक्शन होगी दैट इज इन द -k, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वूल, इट इज़ फाउंड टू हैव द नेगेटिव चार्ज. इतना मेरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है. व्हेन आई पॉलीथीन पीस इज बीन रब्ड विद द वूल, ठीक है. एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, ठीक है. तो
तो पॉलीथीन पीस तो पॉलीथीन पीस के ऊपर अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स पॉलीथीन पीस के ऊपर मेरे चार्जेस आए हैं फ्रॉम द वुल, तो वुल के ऊपर मेरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है, पॉजिटिव। अब मेरे को बताने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज बीन ट्रांसफर, ठीक है, मेरे को चार्ज दे रखा है एंड आई नो विद द प्रॉपर्टी ऑफ माई क्वांटाइजेशन दिस चार्ज विल बी नथिंग बट इक्वल टू n इंटू ई, ठीक है। यहाँ से मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का सिंगल एंटिटी क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ से मेरा Q मेरे को गिवन है, आई विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय ये आपके पास E आ गया एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.87 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो आपके पास पॉलीथीन पीस के ऊपर दिस मच इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, ठीक है। नाउ इज देयर एनी मास ट्रांसफर फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, ठीक है। ऑब्वियसली व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज बीन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, सो नंबर ऑफ जितने मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, ठीक है, आई विल मल्टीप्लाई विद दैट each and electron का mass, so this much will be the mass transfer, ठीक है। तो mass transfer definitely going to happen and we can calculate that mass is equal to number of electron transfer, that is 1.875 into 10⁻12 into mass of each electron 9.1 into 10⁻31. once you solve it, so total mass transfer comes out to be equal to 1.8 into 10⁻18, ठीक है। so that is the mass transfer, so mass transfer also happen here, ठीक है। now next है two insulated charge copper sphere A and B have their center separated by the distance, ठीक है। ये मेरे insulated charge sphere है, इन दोनों का center है, it has been separated with 50 centimeters से separated है। what is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge is 6.5 into 10⁻⁻7, second the radii of A and B, तो हम लोग उनको पॉइंट मास ले कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का मास जो रेडियाई दे रखा है दैट इज बीन 0, वी आर कंसिडरिंग देम एज पॉइंट द चार्ज। तो मेरे को चार्ज दे रखा है और इन दोनों के बीच का मेरे को वो दे रखा है, इन दोनों के बीच का सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप इजीली निकाल सकते हो, दैट इज 1.45 एप्सिलॉन Q1 Q2 जो कि मेरे को चार्ज दे रखा है डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सो इजीली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर फोर्स आ जाएगी यहाँ से। सेकेंड में मेरे से क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच चार्ज स्फीयर इज डबल, ठीक है। if each sphere is charged double, that means Q जो होगा आपका 2Q हो जाए, ठीक है, Q डैश हो जाएगा 2Q हो जाएगा, सो ऊपर क्या है आपका Q इंटू Q, सो ये Q, तो ये 2Q इंटू 2Q हो जाएगा, दैट इज 4Q स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे क्या आएगा आपको रेडियस डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, तो डिस्टेंस इज हाफ दिन दिस बाई 2 का होल स्क्वायर, सो दिस ये भी 4 ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा 16K स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगी दैट इज नाउ 16 टाइम्स ऑफ माई अर्लियर फोर्स, ठीक है। द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी नाउ 16 टाइम्स व्हेन द चार्ज इज डबल एंड द, सो ऑब्वियसली आपका चार्ज बढ़ गया यहाँ पे और आपने डिस्टेंस हाफ कर दिया, ठीक है, तो फोर्स बढ़ी जाएगी आपका। पहले आपका ये चार्ज हाफ थे एंड द डिस्टेंस इज ये था, तो क्योंकि आपका जो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप चार्ज पास में ले आए हो और चार्ज भी डबल कर दिया, सो द फोर्स कम्स आउट टू बी 16 टाइम्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, सपोज द स्फीयर A and B इन द फिगर इन द एक्सरसाइज 1.12 ऊपर वाले में हैव आइडेंटिकल साइज, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज इज बट अनचार्ज्ड is brought in contact with the first one and then brought in contact with the second one and finally removed from the board। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अभी तक के जितने घर हैं उसमें थोड़ा अच्छा एक कंसेप्ट, एक और मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं इसमें, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं डायरेक्ट 1 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो आई वुड से कि दिस क्वेश्चन इज गुड, सो डेफिनेटली देयर इज अ हाई चांस ऑफ दिस सेट ऑफ क्वेश्चन कमिंग इन योर एग्जाम। सो अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज बॉट, तो ये मेरे 2 हैं, ठीक है। इसके पे मेरे को चार्ज रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁻7, इस पर भी 6.5 इंटू 10⁻⁻7। अब मैंने क्या किया, एक थर्ड लेके आया सेम डायमेंशंस का, ठीक है, सेम साइज़ का है, इसको लेके आया, इससे टच किया, यहाँ से टच किया, तो क्या होगा, अब इसमें चार्ज ट्रांसफ़र होगा। चार्ज ट्रांसफ़र कब तक होगा, जब तक दोनों के बेसिकली चार्ज ट्रांसफर, अभी हमने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, चार्ज ट्रांसफर तब तक हो जब तक दोनों के पोटेंशियल मेरे इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो इस केस में चार्ज ट्रांसफर बिकॉज दोनों आइडेंटिकल है, 0 है, तो विल डू इट विद द चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। इनिशियल चार्ज मेरा ये है, फाइनल चार्ज इन दोनों में दे विल बी इक्वल बिकॉज मेरा जो डायमेंशन है इसकी सेम है, साइज सेम है, तो इसमें भी इक्वल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल चार्ज इसमें कितना हो जाएगा, दैट इज 6.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। दैट इज द टोटल चार्ज बिटवीन बोथ ऑफ देम, इक्वल चार्ज डिवाइड हो जाएगा दोनों में। तो मेरे फर्स्ट कंडीशन के बाद दोनों के पास चार्जेस हो जाएंगे, that is 3.25 into 10⁻⁻7, 3.25 into 10⁻⁻7, ये मेरा A हो गया, ये B हो गया। अभी C के ऊपर मेरे पास चार्ज है 6.5 into 10⁻⁻7, ठीक है।
ये मेरा सी के ऊपर अभी चार्ज है। अभी क्या कह रहा है, मैंने सेकंड वाले को इसको जाके फिर से इससे कनेक्ट कर दिया, इससे टच किया मैंने इसको जाके, तो नाउ ये दोनों चार्ज मेरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। तो नाउ 6.5 प्लस 3.25 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁷। सो दिस इज नाउ द फाइनल चार्ज ऑन सी, ऑन बी एंड सी, ठीक है। बी के ऊपर ये फाइनल चार्ज आ जाएगा। बी के ऊपर अब ए के ऊपर फाइनल चार्ज कितना था मेरा, जो कि हमने पहले ऑपरेशन के बाद 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाई 2, जिससे मेरा चार्ज आ गया था 3.25 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। अब क्यू बी जो होगा मेरा, पहले मैंने इसके बाद मेरा क्यू सी के ऊपर कुछ चार्ज आएगा और क्यू के ऊपर। नाउ जो सी का है फिर से मैंने क्यू बी से कनेक्ट कर दिया। अब जो क्यू बी और क्यू सी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, जिसके बाद मेरा क्यू बी में चार्ज आया था, दैट इज 3.25 प्लस 6.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। आपके पास अब जो क्यू बी में आ गया, दैट इज 4.875 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। ये आपके पास अब चार्जेस आ गए क्यू ए और क्यू बी में आफ्टर द ऑपरेशन कि आपने पहले सी को ए के साथ कनेक्ट किया एंड देन सेम सी को आपने बी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। Now we have to find out the new force of repulsion between A and B. A and B में new force of repulsion आपके पास चार्जेस आ गए, ठीक है, और सेपरेटेड बाय ये सेम सेपरेशन है आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास चार्जेस आ गए, दिस आर द चार्जेस राइट नाउ, सेपरेशन इज 50 सेंटीमीटर, यू जस्ट पुट द वैल्यू है, ठीक है। तो K Q1 Q2 इंटू 10⁻, दोनों का मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देयर सेपरेशन बिटवीन देम 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपके पास फोर्स आ जाएगी, दिस इज योर फोर्स हेयर, राइट। Now next है, in the figure 1.33 show that the 3 charge particle in the uniform electrostatic field give shown, इसमें हमारे को 3 चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं 1 2 3, ठीक है। दे हैव बीन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विच इज़ यूनिफॉर्म, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में जा रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट है मेरा, ठीक है। तो दिस इज माई कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फ्लोइंग। नाउ गिव द साइन, हमें तीनों के चार्जेस के साइन बताने हैं, विच पार्टिकल इज हैविंग द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो Q बाई M बताना है किसका सबसे ज़्यादा है, और मेरे को बताना है चार्जेस बताने हैं। सो ऑब्वियसली मेरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो जो पॉजिटिव हुआ होगा वो इन दिस डायरेक्शन रिफ्लेक्ट होगा, जो नेगेटिव होंगे वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स लगेगी मेरे नेगेटिव पे, दैट इज इन दिस डायरेक्शन माइनस QE, ठीक है। सो मेरे जो ये दोनों बिकॉज इट इज डिफ्लेक्टिंग इन दिस डायरेक्शन अपोजिट टू माई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दीज आर द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। और ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, दैट इज माई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन बताने के लिए विल सी देयर कि इनका सपोज इफ वी टेक द सेंटर, ठीक है, विल कैलकुलेट देयर कि ये कितना ज़्यादा वाई डायरेक्शन में मूव किए, टू कैलकुलेट देयर डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा मेरा वाई होगा उतना ही ज़्यादा मेरा जो मेरे को पूछा गया चार्ज टू मास रेशियो होगा, वाई, बिकॉज ये जो वाई होगा आपका दिस वाई इज नथिंग बट योर, जो वाई हम लिखते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो दिस विल बी 0। ए आपका कितना हो जाएगा जिससे आप एक्सलेट कर रहे हो, QE डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। यहाँ पे मेरा Q बाय M आएगा, ठीक है। E इज कॉन्स्टेंट इंटू T तीनों का सेम होगा, बिकॉज दिस इज X, इन सबकी X की वेलोसिटी तो मेरी सेम रहेगी, बिकॉज X में तो मेरी कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। X में कोई फोर्स नहीं है, X दे विल बी डूइंग द यूनिफॉर्म मोशन, तो X में मेरी वेलोसिटी सेम रहेगी, तो टाइम क्या होगा X डिवाइडेड बाय V, ठीक है। तीनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, तो टाइम इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये मैंने ए की वैल्यू डाल दी QE बाई M इंटू T स्क्वायर। अब मेरा टाइम भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मेरा Y इज वेरिंग विद Q बाई M, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा Y होगा उतना उसका Q बाई M ज़्यादा होगा। तो अगर हम देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग हो रही है हमारे थर्ड में हो रही है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल बेंड, दिस इज नॉर्मल। जो थर्ड में जाके आप देखें यहाँ पे हल्का सा किंक आ रहा है थर्ड में ना, जैसे तो मेरा स्मूथ बेंड जा रहा है, भी स्मूथ बेंड, तो थर्ड में मेरा हल्का सा यहाँ पे किंक आ रहा है, तो थर्ड इज बेंडिंग मोर, ठीक है। थर्ड इज बेंडिंग मोर, सो विल से द चार्ज Q बाई M रेशियो ऑफ माई थर्ड इज द हाइएस्ट, ठीक है। So that is in this question. Next है हमारे फ्लक्स के बेस पे क्वेश्चन है। अब ये है हमारा कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस फील्ड व्हेन द स्क्वायर ऑफ साइड दिस इज हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। तो मेरे को यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ये XYZ लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये इस डायरेक्शन में दिखा रखा है, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मेरे को दे रखा है कि अगर मैं एक स्क्वायर लूँ, ठीक है, जिसका डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है, उस प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अब YZ प्लेन कौन सा आपका, ये YZ प्लेन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, तो ये YZ प्लेन हो गया, विच इज पैरेलल टू YZ प्लेन मींस विद जो इसका नॉर्मल आएगा, दिस इज माय नॉर्मल, जो मेरा एरिया वेक्टर आएगा, एंड दिस एरिया वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल 0, थीटा मेरा 0 डिग्री बना रहा है मेरा E के साथ। सो आई कैन से
इट इज़, ये मेरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस तरीके से, अगर मैं, ये मेरा प्लेन है विच इज़ पैरेलल टू वाइज प्लेन, दैट मीन्स माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज ऑल पासिंग थ्रू माई प्लेन, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हेयर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो वी कैन राइट इट डाउन, फ्लक्स इज नथिंग बट ई इंटू ए, ठीक है। थीटा 0 है तो ई इंटू ए, ये आपको ये दे रखा है, एरिया आप इससे लिख दो 0.1 इंटू स्क्वायर, सो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। अब सेकंड में क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब क्या कह रहा है, मैंने ये इसको टिल्ट कर दिया और इसका जो नॉर्मल है दैट इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो मेरा है इसका नॉर्मल है दैट इज मेकिंग 60 डिग्री। तो दो तरीके होते हैं इसको देखने के, कि या तो नॉर्मल की टर्म्स में, या फिर आप ये जो प्लेन है इसको परपेंडिकुलर बना लो विद योर ई, ठीक है। ई के परपेंडिकुलर बनाने के लिए मेरे को इस प्लेन का प्रोजेक्शन लेना होगा, ठीक है। इस प्लेन का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में, ई के बिकॉज ई आपका ये है, दिस इज योर ई, ठीक है। ये आपका प्लेन है, ठीक है। नाउ इसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ले लो विद ई, तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कितना होगा आपका, ए ये है तो ए कॉस, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री है आपका, ठीक है। दिस 60 डिग्री एंड दिस इसको आप करोगे, अगर आप इसे लिखो तो दिस इज 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 60 एंड दिस विल बी 30, ठीक है, एंड दिस विल बी 90 है तो ये 60 आ जाएगा, तो ये भी 60 हो गया, तो इसका प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, ए कॉस 60, ए कॉस 60, और आपका ई है तो ए ई इंटू ए कॉस 60, और कॉस 60 कितना दे रखा है 60 डिग्री, यू विल गेट द आंसर ई इंटू ए, और कॉस 60 आपका 1/2 हो जाएगा। सो जो पहले आपका आंसर आया था उसका हाफ हो जाएगा बस, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू। और यहाँ पे आप एन के टर्म्स में भी देख लो, आपको एन दे रखा है यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। और हमारा जो एंगल होता है थीटा इज नथिंग बट ई एन एन के बीच में, जो नॉर्मल वेक्टर होता है आपका एरिया नॉर्मल वेक्टर और ई के बीच में, तो ई आपका ये डायरेक्शन में है, ठीक है। ई आपका एक्स डायरेक्शन में है और आपका एरिया नॉर्मल वेक्टर 60 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है, तो यू कैन ईजिली पुट कॉस थीटा आपको थीटा जो रखा ऑलरेडी आपको 60 डिग्री दे रखा, 60 डिग्री दे रखा, कॉस थीटा यू कैन डायरेक्टली पुट 1/2, ठीक है। सो इसका आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। थीटा भी फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी हाफ ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फिगर। इस वाले एक्सरसाइज में कितना होगा, व्हेन द साइज ऑफ द क्यूब इज 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट, 20 सेंटीमीटर साइड हो गई एंड इट इज बीन पैरेलल टू इट्स फेस इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है। तो नाउ इस तरीके से हो गया, सपोज ये आपका हमारे को इसमें दे रखा है नेट फ्लक्स है ना, यहाँ पे मेरे को क्यूब दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्यूब दे दिया, इसे क्यूब विद दिस साइड, ठीक है, और इसको मेरे को ओरिएंटेड पैरेलल टू माय प्लेन्स, ठीक है। तो दिस इज माय क्यूब, ये मेरा क्यूब आ गया। अब मेरे को निकालनी है इसके थ्रू जो मेरी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस 15th वाले क्वेश्चन में इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। नाउ ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, टॉप वाला, फ्रंट वाला, ठीक है, बॉटम वाला और ये बैक वाला, ये जो बैक वाला है, ठीक है, इन चारों के थ्रू तो मेरा 0 हो जाएगा बिकॉज यहाँ से ग्रेस थ्रू हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंगल इज 90 डिग्री, पीछे वाले भी 90 डिग्री, फ्रंट वाले भी 90 डिग्री और बॉटम वाले भी 90 डिग्री, ये चारों मेरे 90 डिग्री थीटा है, 0 हो जाएगा। इसके थ्रू क्या होगा, मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है, मेरा नॉर्मल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कम्स आउट टू इक्वल टू पाई, तो मेरा ई ए कॉस थीटा कम्स आउट टू भी माइनस ई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके थ्रू देखें, इसके थ्रू भी मेरा फ्लक्स मेरा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ रहा है बिकॉज मेरा ई इस डायरेक्शन में है और मेरा एन भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स निकालने जाऊँ तो ई इंटू ए कॉस थीटा 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो इंटू ए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरा यहाँ पे जो फ्लक्स हो रहा है एंटर कर रहा है, एग्जिट मार रहा है, नंबर ऑफ फ्लक्स जो होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जो होंगी दैट इज सेम, फ्लक्स मेरा सेम आ रहा है बिकॉज ई इज सेम, ई इज नॉट वेरिंग, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज ई इज नॉट वेरिंग और दोनों का एरिया मेरा सेम है और एंगल मेरा दोनों के अपोजिट है, इधर पाई है, इधर 0 है, तो यहाँ पे एग्जिट मार रहा है, यहाँ पे एंट्री मार रहा है, तो आई कैन से तो नेट फ्लक्स आएगी दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि मेरी यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स आ रही है, तो नेट फ्लक्स कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। सो इन दिस केस माई नेट फ्लक्स कम्स आउट टू बी 0, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface of the black box indicates that the net outward flux from the surface of the box is this much, ठीक है। net outward flux दे रखा है मेरे को 5 नेट दे रखा है, दैट इज 8 × 10⁻3, ठीक है, दैट इज माई नेट आउट फ्लक्स दे रखा है। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, सिंपली आप गॉस थ्योरम लगा के कर सकते हो। आपको नेट फ्लक्स दे रखा है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है। इसके अंदर ये याद रखना, यहाँ पे मेरे को नेट आउटवर्ड फ्लक्स दे रखा है, दैट मीन्स इट हैज टेकन इनटू अकाउंट कि मेरा इनवर्ड कितना है, तो नेट आउटवर्ड मीन्स के ई आउट माइनस
फाई नेट इज इक्वल टू फाई आउट माइनस फाई इन, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे जो दे रखी है ये वाली वैल्यू दे रखी है फाई आउट माइनस फाई इन करके, ठीक है। नेट आउटवर्ड दे रखा है मेरे को। सो वी कैन से कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है मेरा दैट इज नथिंग बट क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेट फ्लक्स जो भी होगा आपका, सो आपके पास नेट फ्लक्स ये दे रखा है, द नेट फ्लक्स फाई नेट इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स निकालना है, तो आपको एप्सिलॉन नॉट से 100 मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर चार्ज, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपके पास आ जाएगी चार्ज आपका 8 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। पहला तो आपका ये आ जाएगा। सेकंड है, मेरे से पूछ रहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लोस थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर फाउंड टू बी जीरो, अगर मेरा सरफेस के बाहर नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो आ रहा है, कैन यू कंक्लूड दैट देयर आर नो चार्जेस इनसाइड। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका ये होता है दैट इंक्लूड्स के इट इंक्लूड्स द नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब एक चार्ज आपका प्लस क्यू हो सकता है, दूसरा माइनस क्यू हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूँ यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे नेट चार्ज तो जीरो है मेरा, पर तो I would not say कि there are no charges inside the box. Charges are there, but net charge इनका zero है, तो net charge should be zero in this. So we cannot say कि charges उसके अंदर zero है, ठीक है। We cannot say there are no charges, ठीक है। Right? Next question देखते हैं। So point charge of +10 कूलम, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट चार्ज रखा है which is 5 मीटर away from the सेंटर ऑफ माई स्क्वायर साइड। ये मेरा सेंटर से दूर मेरा 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक है। तो ये मेरा चार्ज है, तो ये चारों डायरेक्शन में मेरा सब डायरेक्शन में मेरा फ्लक्स निकाल रहा होगा, ठीक है। इन 3D डायरेक्शन में मेरा फ्लक्स जा रहा होगा, जिसका जो सॉलिड एंगल होता है 4 पाई होता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन एज्यूम के हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, वील एज्यूम इट के दिस चार्ज इज प्लेस्ड इन द क्यूब, ठीक है। ये क्यूब के अंदर रखा हुआ है और विच इज 5 सेंटीमीटर अवे सेंटर पे रखा हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, दिस फ्लक्स जो, बिकॉज क्यू जो होगा द फ्लक्स विल बी कमिंग आउट इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसके थ्रू फ्लक्स, इसके थ्रू, ये जो फेसेस के थ्रू फ्लक्स होगी, सबके थ्रू इक्वल फ्लक्स होगी। तो वी कैन राइट इट डाउन, जो टोटल फ्लक्स मेरी बाहर आ रही होगी दैट इज नथिंग बट 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, हर सरफेस से, बिकॉज मेरी टोटल फ्लक्स अगर मैं विल टेक के ये जो हमारा यहाँ पे चार्ज था ना, तो इसके चारों तरफ मैंने विल पुट देम इनटू द क्यूब के केस मेरे को इसके अक्रॉस निकालनी है ना। तो इसके अक्रॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक इसका देख लेते हैं कि चार्ज क्यू मैंने क्यूब में डाला हुआ है। अब क्यूब में डाला हुआ है तो मेरी जो टोटल फ्लक्स आ रही होगी इस चार्ज क्यू की वजह से, इट इज़ गोइंग इन ऑल द डायरेक्शन, तो हर फेस के थ्रू आ रही होगी। तो फ्लक्स थ्रू 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हर फेस के थ्रू आ रही होगी, तो हर फेस के थ्रू, एक फेस के थ्रू तो यही वाली होगी जो मेरे को चाहिए, तो वी कैन राइट इट डाउन। तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी मेरी, 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच फेस, ठीक है। फ्लक्स थ्रू ईच फेस और सबके थ्रू बराबर होगी बिकॉज इट इज अ क्यूब, ठीक है। सबके थ्रू बराबर आ रही होगी बाय द सिमेट्री वी कैन से इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मेरे को एक के थ्रू निकालनी है विच इज वी नीड इट फॉर आवर आंसर, तो यू कैन टेक 6f, ये नीचे ले जाओ, तो आपके पास जो फ्लक्स आएगी दैट इज क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। नाउ यू पुट द वैल्यू, आपके पास चार्ज दे रखा है 10 माइक्रो कूलम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। राइट, ठीक है। तो दिस वे यू कैन सॉल्व इट। तो ये सिमेट्री और इस कंडीशन में दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चन, आपको चार्ज यहाँ पे दे सकता है, तो यू कैन एज्यूम कि यहाँ पे एक क्यूब है, यहाँ पे एक क्यूब है, ठीक है। एक ये क्यूब हो ही गया आपका और एक ये बॉटम में क्यूब है, तो 4 क्यूब एज्यूम कर लो, ठीक है। 4 क्यूब एज्यूम कर लो, इन चारों के थ्रू सेम पास होगी। तो इसके अंदर आपसे क्या पूछ सकता है, पूरे के पूरे क्यूब से कितनी हो रही है, तो टोटल का डिवाइड बाय 4 होगी। अगर आपको एक फेस से पूछे तो एक फेस से कितनी हो रही है, आपके 4 क्यूब हैं, 6 फेसेस हैं, तो हर फेस से अगर मैं देखूँ तो डिवाइड बाय 24 जा रही होगी। तो दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन ऑन दिस सेट ऑफ बेसिस, ठीक है। इस बेसिस पे दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आप। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, विल कवर अप, यहाँ तक कवर अप करते हैं। एडिशनल एक्सरसाइजेस विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। छोटे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इट विल टेक अनदर 15 मिनट्स टू डू एडिशनल एक्सरसाइजेस, और फिर उसके बाद विल स्टार्ट अर नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो। नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा विल बी स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आप यहाँ तक देखते हैं हम आज।
हमारे को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट चार्ज है मेरा का दे रखा है 2 माइक्रोकूलम एट द सेंटर ऑफ माई क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर जो कि एच है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो दैट इज ऑल्सो सिंपल, आपका क्यूब सरफेस के, ठीक है, मेरे को पॉइंट चार्ज दे रखा है द सेंटर ऑफ, यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट चार्ज दे रखा है, तो मेरे को नेट फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स विल बी नथिंग बट फ्लक्स विल बी नथिंग बट चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेट फ्लक्स आपका चार्ज एनक्लोज कितना है आपका, दिस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करना है बस आपने, ठीक है। दिस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट विल गेट द चार्ज एनक्लोज, ठीक है। सो आपके पास अगर क्यूब का साइज़ भी बड़ा हुआ था, ठीक है, छोटा क्यूब होता या और बड़ा क्यूब ले लेता मैं, या और बड़ा क्यूब ले लेता, तो सबके थ्रू मेरा जो नेट फ्लक्स होता है वो सेम ही होता है, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास इसकी वैल्यू की जो डायमेंशन का कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, जो आपका जो क्यूब रखा हुआ, आप छोटा क्यूब ले लो बड़ा क्यूब ले लो, अगर आपको नेट फ्लक्स निकालना है दैट कम्स आउट टू बी सेम वैल्यू, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज कितना एनक्लोज है उसके, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, a point charge causes the electric flux this much to pass through the spherical Gaussian surface of 10 cm centered at the center of the charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much is the, if the ratios of the Gaussian surface, अगर मैं ratio of the Gaussian surface is doubled, how much is the flux through how much फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। सो यहाँ पे हमारे को दे रखा है फ्लक्स दे रखी है, ठीक है। तो फ्लक्स दे रखी है हमारे को, नेट फ्लक्स दे रखी है विच इज़ कमिंग आउट -1 × 10⁻3। तो दैट मीन्स माइनस है, तो दैट मेरा फील्ड लाइन्स आर गोइंग इनसाइड, और मेरे को तो वी कैन फाइंड आउट नेट फ्लक्स, इट इज़ नथिंग बट क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एनक्लोज आ जाएगा, क्यू एनक्लोज इज नथिंग बट 5 × एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से आपका यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर चार्ज कितना आ जाएगा आपका, दिस एंड दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज आपकी फील्ड लाइन्स अंदर जा रही हैं, और आपको पहले ये आपका सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस डबल, तो कोई बात नहीं, हमने देखा ना साइज पे डिपेंड नहीं करता आपका फ्लक्स क्या होती है, दैट इज क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसके सेंटर पे रखूँ या इसके सेंटर पे रखूँ तो इसके थ्रू भी मेरी नेट फ्लक्स तो आपकी यही होगी ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो सेम ही पास हो रही हैं। अगर मैं इसका ये देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड लाइंस पास हो रही है, सेम 8 फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास ऑन हो रही हैं। तो आप कोई भी ले लो, आप गॉसियन सरफेस ये ले लो, जितना मर्जी बड़ा ले लो, दे विल बी हैविंग द सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस डबल, हाउ मच विल द फील्ड लाइन पास थ्रू इट, दैट विल बी द सेम आंसर, ठीक है। दैट इज द सेम आंसर, यू विल गेट इट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस मेरे को देखा यहाँ पे, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड if the electric field 20 centimeter away from the center of the sphere is this much and the point is radially inward मतलब this charge is my negative charge, ठीक है। नॉन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे मेरे को दे रखा है, ठीक है, जो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। सो एक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, ठीक है, और इसका मेरे को यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ई, इस डायरेक्शन में रेडियली, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो विल डू इट विद द फ्लक्स हम टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक टोटल फ्लक्स हमने पूरे स्फीयर का निकालना है। तो वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ दिस ई डॉट ds, और ds का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा होल सरफेस पे, ठीक है। तो वी कैन डू ई, हमारे को दे रखा है, सो ई विल बी कांस्टेंट बिकॉज हर पॉइंट पे मेरा r सेम रहेगा, ठीक है। r इज ऑलवेज 20.2 होगा, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर होगा हर जगह, आर ई इज कांस्टेंट, और मेरा जो एंगल होगा सरफेस पे यहाँ पे एंगल इज एन, ठीक है। ई इज इनसाइड तो माइनस होगा -पाई, ठीक है। सेम हेयर हर पॉइंट पे, बिकॉज द फील्ड इज रेडियल, माई थीटा विल बी पाई, फील्ड इज रेडियल, थीटा विल ऑलवेज बी पाई। तो ये जो मेरा यहाँ पे आएगा फाई की वैल्यू इज नथिंग बट माइनस, ये आपको दे रखा है 1.5 × 10⁻3, ठीक है। और आपको अब इसको टोटल पूरे एरिया पे अगर मेरे को करना है तो दिस टोटल एरिया विल बी नथिंग बट सरफेस एरिया 4πr²। यहाँ पे जो r आएगा दैट इज योर दिस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 0.2, ठीक है, इंटू 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दैट वैल्यू यू कैन पुट इट, आपके पास फ्लक्स आ जाएगी, टोटल फ्लक्स ई इंटू 4πr², आपके पास ई है 4πr², ठीक है। यू पुट दिस वैल्यू यहाँ पे, सेकंड पार्ट आपको चार्ज निकालना है ना, दिस टोटल फ्लक्स यू पुट इट इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा
-6.67 नैनोकूलम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, A uniform charge conducting sphere of 2.4 diameter has a surface charge density, ये दे रखा है मेरे को, वी हैव टू surface charge density दे रखी है और आपको diameter दे रखा है यहाँ पे ना। तो इस तरीके का कंडक्टर है, तो द चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। कंडक्टिंग सरफेस का मतलब है चार्ज इज रिसाइडिंग ऑन द सरफेस पे रिसाइड कर रहा है चार्ज बस, ठीक है। चार्ज इज नॉट इन द सरफेस, चार्ज इज ओनली रिसाइडिंग बिकॉज इट्स अ कंडक्टिंग स्फीयर। ये दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे को दे रखी है 80 माइक्रो कूलम, ठीक है। टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसका, दैट इज नथिंग बट योर टोटल चार्ज इज नथिंग बट योर आपका डेंसिटी इंटू टोटल पूरा एरिया कितना हो जाएगा 4πr², ठीक है। दिस विद दिस यू कैन गेट द टोटल चार्ज। अब सेकंड में आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग आउट ऑफ द सरफेस। फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, जितना चार्ज इनक्लोज होगा Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पहले से आप चार्ज निकाल लो, चार्ज आप निकाल लो, दैट इज टोटल चार्ज विल बी नथिंग बट इक्वल टू योर चार्ज डेंसिटी इनटू टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना है 4π इंटू r²। आर यहाँ पे आर आपको इसका डायमीटर का 1/2 करके इसका 1/1.2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया आपके पास टोटल चार्ज आ गया। नाउ द सेकंड केस यू नीड टू फाइंड आउट द फ्लक्स। फ्लक्स इज नथिंग बट योर फ्लक्स आपका क्या होता है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपका Q आई गया, यू जस्ट पुट द वैल्यू हियर और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए टोटल फ्लक्स, ठीक है। टोटल फ्लक्स आ जाएगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट है infinitely line charge produces this much field at a distance this much linear charge density. So that is again a direct question। आपके पास होता है E is equal to lambda over 2π epsilon naught r होता है। कोई infinitely charge अगर मेरा वायर है, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये फील्ड इज ऑलवेज रेडियल, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो डिपेंड्स इनवर्सली ऊपर द r, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर लैम्डा। तो आप ये 2π एप्सिलॉन नॉट r को E से मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट द आंसर, ठीक है। तो लैम्डा हमारा ये आ जाएगा, तो दिस इज आर 4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 2 कर दिया, तो 9 दिस इंटू 2π एप्सिलॉन नॉट ये हमारा हो गया इंटू, sorry this is our electric field it's given, sorry so electric field E into 2π epsilon naught into r, ठीक है। ये इससे you'll get the value of a lambda आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। लैम्डा आ गया 0.1 माइक्रो कूलमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, so we'll see this question last, इसके बाद additional exercises will cover up। additional exercises में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, we'll be having only it will take another 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। क्वेश्चन आई हैव सीन इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो 15 to 20 मिनट्स और लगेंगे हमारे। विल कवर इट इन द सेपरेट लेक्चर और वी विल क्लब इट विद द नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला होगा, या तो उसके साथ क्लब अप कर देंगे और विल डू इट सेपरेटली, ठीक है। देखते हैं अभी नेक्स्ट उसमें, पहले विल फिनिश दिस लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या याद रखा है मेरे को, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other, ठीक है। ये मेरी 2 metal plate हैं, these are parallel and close to each other on their inner surfaces the plates have a surface charge densities of opposite and the opposite signs and magnitude this। तो मेरे को यहाँ पे inner surfaces पे रखी है opposite signs और magnitude of the surface charge density has been given। तो यहाँ पे मेरी प्लस लैम्डा है, यहाँ पे मेरी माइनस लैम्डा है, ये इनसाइड है, ये प्लस हो जाएगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा इधर की साइड, ठीक है। तो वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। इस पोजीशन पे निकालना है, ठीक है, ये वाले पे निकालना है, आउटर रीजन ऑफ माय फर्स्ट प्लेट, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड प्लेट के बाहर, थर्ड मेरे को सेंटर पे निकालना है। तो मेरे को पता है विद द प्लेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो कि इट्स अ 2 लार्ज दे रखा है, तो और मेरे को नियर बाय सरफेस पे निकालना है। वी कैन अज्यूम इट्स एन इन्फाइनाइटली प्लेन मेटल शीट है, मेटल प्लेट्स है, तो इसका जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फॉर द इन्फाइनाइट प्लेन मेटल शीट विल बी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऑन नियर बाय सर्फेसेस के, ठीक है। लार्ज है तो हम नियर बाय कंसिडर कर रहे हैं, तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी देयर, ठीक है। एंड इट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, इसके अंदर ये नेगेटिव है, ठीक है। हम लोग कमिंग चैप्टर्स में देखेंगे वाई दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। अभी हम इसके वाई में नहीं जा रहे हैं, अभी वी जस्ट सीइंग कि हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये पॉजिटिव है हमारा एंड दिस इज माई नेगेटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव की वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब ये नेगेटिव जो होगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आर पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और मैं देखूँ दोनों की वैल्यू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट है, अपोजिट है, तो यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा। सेम वे इस वाले पॉइंट पे देखूंगा तो मेरा नेगेटिव की वजह से विल बी हेयर सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव की वजह से हेयर सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों में मेरे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। थर्ड अब मैं देखूंगा इन द सेंटर पॉइंट, इन दिस पॉइंट अगर मैं देखूँ पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस
दिस डायरेक्शन, दोनों की मैग्नीट्यूड विल बी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड अप हो जाएंगे, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, मेरा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इनसाइड कम्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. तो दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट result that we are going to see the application of this result in our coming lecture. तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ये आपको सिग्मा दे रखा है, एप्सिलॉन डाल दो 8.85 into 10⁻⁻12 एंड देन यू विल गेट द आंसर एज योर EP, ठीक है. सो दैट इज देयर फॉर टुडे, राइट. सो अब विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट lecture we'll do this rest of the exercises with the next lecture, electric potential under. so हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है उसके स्टेशनरी की वजह से जो मेजर हमारा कोई इफेक्ट था हमने देखा था फील्ड, ठीक है. अब नेक्स्ट में हम इफेक्ट देखेंगे उसका, और फील्ड से रिलेटेड फिर एप्लीकेशन देखी थी. अब स्टेशनरी चार्जेस की वजह से जो मेजर इफेक्ट आता है ये हमारा वेक्टर फील्ड से देखा था, ठीक है, वेक्टर रिजल्ट तो है. नेक्स्ट हम देखेंगे स्केलर फील्ड, स्केलर रिजल्ट देखेंगे विच वी कॉल द पोटेंशियल, ठीक है. इलेक्ट्रिक जो चार्ज है अपना इन्फ्लुएंस एक तो वेक्टरली इट प्रेजेंट विद इन टर्म्स ऑफ फील्ड, और एक स्केलर में प्रेजेंट करता है विच इज़ माई पोटेंशियल, ठीक है. अब ये जो पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उससे एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट इज माई कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर. तो ये हम कैपेसिटर, दीज टू कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है. पोटेंशियल और रिलेटेड, पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट. सो ठीक है फिर, ऑलराइट, थैंक यू.